लेट प्रोफेज, तो इसमें हमने पहला क्या बोला था कि जो स्पाइरीम स्ट्रक्चर था उसमें जो फर्दर कंडेंसेशन होती है, फर्दर कंडेंसेशन, किसी कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर, जब क्रोमैटिन फाइबर की फर्दर कंडेंसेशन होगी तो वहां पे क्या बनेंगे, क्रोमोसोम्स बनेंगे, क्रोमोसोम्स, क्लियर। तो क्रोमोसोम्स क्या होंगे, देयर नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर, देयर नंबर will be species specific, यानी कितने क्रोमोसोम का नंबर होगा ये डिफाइन करेगा कि वो कौन सी स्पेशी है, क्लियर। यस, नाउ इसके अलावा लेट प्रोफेज में क्या होता है कि जो न्यूक्लियर इन्वलप होता है, न्यूक्लियर इन्वलप, डबल मेम्ब्रेनेड न्यूक्लियर इन्वलप होता है, वो क्या होता है, दैट डिसइंटीग्रेट्स, यानी डिसअपियर हो जाता है, डिसअपियर्स, न्यूक्लियर इन्वलप भी डिसअपियर होता है, लेट प्रोफेज, क्लियर। इसके अलावा अब याद रखना है कि न्यूक्लियर इन्वलप लेट, आधे स्पीशीज में न्यूक्लियर इन्वलप लेट प्रोफेज में होता है डिसअपियर, आधे में नहीं होता है। अब वो वाली स्पीशीज जिनमें न्यूक्लियर इन्वलप डिसअपियर होता है लेट प्रोफेज में, तो इनका जो माइटोसिस है वी कॉल दैट एज ट्यूमाइटोसिस, उसको क्या बोलेंगे हम, ट्यूमाइटोसिस। तो फिर से सुनो, लेट प्रोफेज में पहले क्या हुआ, जो स्पाइरीन स्टेज थी उससे क्रोमोसोम्स बन गए, क्रोमोसोम्स बनने के अलावा न्यूक्लियर इन्वलप डिसअपियर हो गया, ठीक है। अब न्यूक्लियर इन्वलप सिर्फ कुछ स्पीशीज में, सॉरी मोस्ट ऑफ द स्पीशीज में न्यूक्लियर इन्वलप क्या होता है, डिसअपियर होता है, लेकिन कुछ स्पीशीज में नहीं होता है न्यूक्लियर इन्वलप डिसअपियर, मतलब कि क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर ही कंडेंस होते हैं, क्रोमोसोम नंबर बनाते हैं। जिन स्पीशीज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होता है माइटोसिस के टाइम पे, उनको हम बोलते हैं यूमाइटोसिस, या सिंपली पुट वो माइटोसिस जहां पे लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर इन्वलप डिसअपियर होता है, दैट इज कॉल्ड एज यूमाइटोसिस। एम आई क्लियर? ना यूमाइटोसिस किसमें होता है, इट occurs फॉर एग्जांपल इन यूमाइटोसिस occurs in somatic cells, यूमाइटोसिस किसमें होता है, फॉर एग्जांपल somatic cells of humans, somatic cell of humans, क्लियर है। देन आदि स्पीशीज में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं होता है माइटोसिस में, न्यूक्लियर एनवेलप डज नॉट डिसअपियर इन माइटोसिस। नाउ इफ न्यूक्लियर envelope remains intact, then we call such a condition as pre-mitosis. इसको क्या बोलते हैं, प्री-माइटोसिस बोलते हैं। प्री-माइटोसिस की बेस्ट एग्जांपल एमीबा है। एमीबा में क्रोमोसोम्स बनते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ह्यूमंस में माइटोसिस के टाइम पे न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो जाता है, यानी न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो जाता है जब क्रोमोसोम्स बनते हैं। गॉट इट? दो कंडीशंस पता चाहिए कि लेट प्रोसेस में न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर डिसअपियर हो जाएगा तो सच अ कंडीशन इज कॉल्ड एज यूमाइटोसिस। अगर डिसअपियर नहीं हो रहा है देन वी कॉल दैट एज प्री-माइटोसिस। दो में से एक केस देखा जाएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम यूमाइटोसिस ही देखा जाएगा। इसके अलावा लेट प्रोसेस में क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडी, disintegration of Golgi body and endoplasmic reticulum, ये जो ऑर्गेनल्स हैं ये भी डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। नाउ जो सेंट्रोमियर्स रेप्लिकेट हो गए थे, कौन से फेज में रेप्लिकेट हो रहे हैं
centromeres? Yes. The centromeres which already replicate मतलब जिन्होंने ऑलरेडी कॉपी बनाए थे, कब? एस फेज में, इफ यू रिमेंबर एस फेज में सेंट्रोमियर का रेप्लिकेशन होता है ना? तो एस फेज में जो सेंट्रोमियर के दो बगे थे, वो सेंट्रोमियर भी अब मूव करना स्टार्ट करते हैं एक सेल साइड से दूसरे साइड से। ये मान लीजिए अब सेल है, पहला क्या हो जाएगा कि जब पहले क्रोमैटिन फाइबर होगा, क्रोमैटिन फाइबर का स्पाइरीन स्टेज बनेगा, स्पाइरीन से न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर हो जाएगा और ऐसे करके क्रोमोसोम्स बनेंगे। साथ ही साथ जो सेंट्रोमियर है उसका एक यहां की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा सेंट्रोमियर। आया समझ? सो ये हम बोल रहे हैं सेंट्रोमियर्स which already replicated now start moving towards opposite ends of cell. प्रोफेज सबसे लंबा फेज है इसमें, ये डिटेल्ड फेज है, तो इसे आप ध्यान रखोगे। इससे मैं रिपीट कर रहा हूं सारी चीजों को क्योंकि भूलना नहीं है इस चीज को। पहला, द फर्स्ट फेज ऑफ और द सब फेज ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है? ये अर्ली प्रोफेज में डिवाइड करते हैं हम, लेट प्रोफेज में डिवाइड करते हैं। अर्ली प्रोफेज में क्या होता है कि जो रेप्लिकेटेड डीएनए होता है वो कंडेंस होना स्टार्ट होता है। कंडेंस होने से क्या होता है कि उसमें पहले एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनता है which resembles the ball of a wool। इस स्टेज को हम बोलते हैं स्पाइरीन स्टेज। ये स्पाइरीन स्टेज के बाद लेट प्रोफेज आता है, जहां पे क्या होता है कि जो स्पाइरीन स्टेज है इससे क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स अलग होने के साथ साथ गोल्गी बॉडी और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये डिसअपीयर होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपीयर होता है मोस्ट ऑफ द सेल्स में इन केस ऑफ यूमाइटोसिस। अगर प्री माइटोसिस है तो न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर नहीं हो जाएगा। साथ ही साथ सेंट्रोमियर भी अपोजिट एंड्स पे मूव करना स्टार्ट करते हैं। Am I clear? Now after that what will happen? Most important thing, ये जो सेंट्रोमियर्स है जो कि आप अपोजिट साइड की तरफ मूव करना स्टार्ट किए, ये रेडिएट करेंगे। each centromere starts radiating microtubules। यहां से क्या असेंबल स्टार्ट होना हो जाएगा? माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो व्हाट डज दिस मीन? मान लीजिए कि ये सेल है जो लेट प्रोफेज में, अब इसका सेंटर में क्या होंगे? ऐसे करके क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर हो गया है। इसके अलावा यहाँ पे एक सेंट्रोमियर या सेंट्रोसोम, यहाँ पे दूसरा सेंट्रोसोम। क्लियर? दो बनाना। अब यहां से क्या होता है? यहां से ऐसे करके माइक्रोट्यूब्यूल्स अपने आप को अरेंज करना स्टार्ट कर रहे हैं। आ रहा है समझ? सो माइक्रोट्यूब्यूल्स स्टार्ट रेडिएटिंग फ्रॉम दिस सेंट्रोसोम। Am I clear? Now this stage is called as ester stage। एस्टर क्यों? क्योंकि ये सन जैसे सन से ऐसे करके रेज निकलती है, इसी तरीके से सेंट्रोमियर से भी क्या निकल रहा है? माइक्रोट्यूब्यूल की रेज निकल रही है। आ रहा है समझ? सो each centrosome or centrosome, each centrosome, what is the difference between centromere and centrosome? Can anybody? Centrosome is the assemblage of two centromeres together with the 9 pericentriolar fibers, है ना? सेंट्रोमियर से क्या स्टार्ट होगा? सॉरी, सेंट्रोसोम से क्या रेडिएट हो जाएगा? माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, सेंट्रोसोम स्टार्ट्स रेडिएटिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स, और इसको हम क्या बोलते हैं? नोन एज एस्टर। इसको आप क्या बोलोगे? एस्टर बोलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी पे फिर हम डिफरेंस बिटवीन प्लांट माइटोसिस एंड एनिमल माइटोसिस, ठीक है, करेंगे। नाउ each centromere radiates microtubules known as esters. Esters help the centrioles to hold their place in cytoplasm। क्या करते हैं? एस्टर
rays helps in holding centrosome in साइटोप्लाज्म। चलिए मैं डायग्रामेटिकली इसमें डायग्राम इंक्लूड कर रहा हूं ताकि आपको और अच्छे से इस चीज समझ आ जाए। जस्ट वेट। ये क्या हम बोल रहे हैं, लेट प्रोफेज की स्टेज है। इधर देखो आप ना, इसमें और इसमें क्या फर्क है। ये वाला केस क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी भी प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्री माइटोसिस। इस वाले केस में न्यूक्लियर मतलब गायब हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम, यूमाइटोसिस। अब क्या हुआ कि ये जो सेंट्रियोल्स है, टू सेंट्रियोल्स रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड अगर ये सेंट्रियोल्स के अराउंड 9 सेंट्रियोलर फाइबर है, सेंट्रोसोम बोलेंगे। इधर पे माइटोसिस सेंट्रियोल सेंट्रोसोम एक चीज को रेफर कर, ये भी अपोजिट पोल्स पे आ गए हैं लेट प्रोफेज में, याद रखना है, ठीक है। और यहां से क्या स्टार्ट हो रहा है निकलना, देख रहे हो ये वाले ऐसे करके रेस, माइक्रोट्यूब्यूल्स की रेस, इनको हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स या माइक्रोट्यूबुलर रेस। इनको ये पूरा स्ट्रक्चर अब क्या लाएगा, एस्टर। इसको आप क्या बोलोगे, एस्टर बोलोगे। एस्टर का काम क्या है कि ये इस सेंट्रोमियर को या सेंट्रोसोम को अपनी जगह पे होल्ड करके रखा है। आ रहा है समझ, ये क्यों है जरूरी इस होल्ड करना है, क्योंकि यहां से स्पिंडल निकलेंगे फिर खींचेगा ये इसी की तरफ, इसको किस तरफ डालो के। आया समझ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला हमने कि लेट प्रोफेज में क्या हो रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल सही लेट प्रोफेज में सेंट्रोमियर्स ने अपोजिट डायरेक्शंस में मूव किया है। मूव करने के साथ साथ माइक्रोट्यूब्यूल की रेज भी निकली यहां से। अब इसको हमने बोला एस्टर। एस्टर का काम क्या है, सेंट्रोसोम को अपनी जगह पे होल्ड करके रखना। Am I clear? चलिए, now in animal cells mitosis is epiestral. In animal cells mitosis क्या है, mitosis is epiestral. epiestral मतलब यहां पे दो एस्टर्स होते हैं। अभी आपने देखा ना, दो एस्टर्स है, वन एंड टू, है ना। सो एनिमल सेल्स में क्या होता है, माइटोसिस होता है एम्फीएस्ट्रल, दो एस्टर्स बन रहे हैं अपोजिट पोल्स पे, एक इस साइड से एस्टर है, एक इस साइड से एस्टर है। एम आई क्लियर, व्हाट इज एस्टर? एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स और सेंट्रोमियर का सन जैसा स्ट्रक्चर एस्टर कहलाएगा, ठीक है। नाउ दो एस्टर्स होते हैं एनिमल सेल्स में, ये आया समझ। सो इन एनिमल सेल्स माइटोसिस इज एम्फीएस्ट्रल, दैट इज ये यहां से निकलने वाला जो, मान लीजिए अगर ये एक एस्टर है ऐसे करके, यहां से अपोजिट पोल पे दूसरा एस्टर होगा। अब यहां सेंट्रोमियर से क्या निकलेगा, ऐसे करके स्पिंडल फाइबर निकलेगा जो कि यहां पे क्रोमोसोम को अपने साथ अटैच करेगा, ठीक है। अब सिंपली पुट ये यहां से लेके यहां तक एक ही स्पिंडल है ना, तो स्पिंडल के पास अगर यहां एक साइड से भी वो एक एस्टर के साथ कनेक्टेड है, दूसरे साइड से दूसरे एस्टर के साथ कनेक्टेड है, दिस इज कॉल्ड एज एम्फीएस्ट्रल कंडीशन। सिंपली पुट अगर कुछ याद नहीं रह रहा है तो इतना याद रखो, अगर दो एस्टर्स है तो एम्फीएस्ट्रल है, या फिर एम्फीएस्ट्रल को दूसरे तरीके से हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन जहां पे स्पिंडल फाइबर को दो एस्टर्स के साथ या दो सेंट्रियोल्स के साथ कनेक्टेड है, अपोजिट पोल्स पे एस्टर्स है। Now in plant cells mitosis is anastral. In plant cells mitosis क्या होता है, mitosis is anastral. anastral मतलब यहां पे no esters, कोई एस्टर नहीं होता है, एस्टर होता ही नहीं है। Can anybody guess why?
एक्सलेट, क्योंकि उसमें सेंट्रियोल्स है ही नहीं, तो एस्टर बनेगा ही नहीं। एनिमल सेल्स लैक सेंट्रियोल्स, वेरी गुड। तो अगर सेंट्रियोल्स नहीं है तो एस्टर बनेगा ही नहीं। इसलिए प्लांट्स माइटोसिस एंड एनिमल माइटोसिस में ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि एनिमल माइटोसिस इज एम्फीएस्ट्रल एंड प्लांट माइटोसिस इज एस्ट्रल। एम आई क्लियर? तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बिकॉज दिस स्टेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला अर्ली प्रोफेज, दो याद रखोगे आप, अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में क्या? साइलेम स्टेज तक आ रहा है समझ। लेट प्रोफेज में क्या? एस्टर्स डेवलप हो जाएंगे, क्रोमोसोम्स डेवलप हो जाएंगे, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर हो जाएगा, सेंट्रोमियर्स मूव करेंगे, स्टार्ट हो कहां की तरफ? पेरिफेरी की तरफ। सो दिस विल एंड द प्रोफेज वाली स्टेज। क्लियर? यूमाइटोसिस, प्री माइटोसिस, समझ आया? एक में न्यूक्लियर वाला प्रेजेंट है, एक में डिसअपीयर हो गया। एम्फीएस्ट्रल, दो एस्टर्स, एन एस्ट्रल कोई एस्टर नहीं, क्योंकि सेंट्रोमियर प्रेजेंट ही नहीं होता है एनिमल सेल। एम आई क्लियर? चलिए, देन वी हैव द नेक्स्ट स्टेज, दूसरी वाली स्टेज। जरा मैं इसकी आपको एक डायग्राम इसमें इंक्लूड कर रहा हूं, ठीक है? नाउ insert ये वाली कंडीशन आप याद रखो, यहाँ पे ऐसे बनता ही नहीं है, ठीक है? देख रहे हो इसमें चाहिए ना ये वाला, ये स्पिंडल फाइबर है। अब स्पिंडल फाइबर और एस्टर में क्या फर्क है? ये देखो, मान लीजिए ये सेंट्रियोल है, यहां से अगर कंप्लीट दूसरे सेंट्रियोल तक माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन है तो वी कॉल इट एज स्पिंडल फाइबर। अब अगर आधा डिस्टेंस यानी यहां से लेके यहां तक है, बस इतना ही, देन इट इज नॉट स्पिंडल फाइबर। अब ये इसमें आप नहीं देख रहे हो, प्लांट्स में ऐसा नहीं होता, एस्टेरोल नहीं है, क्लियर? लेकिन एनिमल सेल्स में ऐसा, साथ ही साथ इसमें माइक्रोट्यूब्यूल भी नहीं, क्लियर? मैं समझ रही, माइक्रोट्यूब्यूल नहीं, ये सेंट्रोमियर, क्लियर यहां तक? चलिए, देन द नेक्स्ट स्टेज, इसके बाद जो दूसरी स्टेज आती है वी कॉल दैट एज मेटाफेज, द मोस्ट विजिबल स्टेज ऑफ माइटोसिस, दैट इज कॉल्ड एज मेटाफेज। नाउ मेटाफेज का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मेटाफेजिक प्लेट। व्हाट इज दैट? थोड़ा सा पहले इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। नाउ इसमें यानी जब सेल इस वाली स्टेज में आती है, कौन सी स्टेज में? मेटाफेज में। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो गया होता है। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप जो है इट हैज बीन कंप्लीटली डिसइंटीग्रेटेड, ठीक है? सो सिंपली पुट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये क्या हो गया है? कंप्लीटली डिसइंटीग्रेटेड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो गया, यानी क्रोमोसोम अब कहां पे होंगे? साइटोप्लाज्म में। ये क्रोमोसोम क्या करते हैं? द क्रोमोसोम्स कम टू लाई एट द इक्वेटोरियल प्लेट। द chromosomes come to light at equatorial plate. Equatorial plate. What is equatorial plate? इस चीज को यहां पे हम वापस जाते हैं, इस चीज से समझते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो गया तो क्रोमोसोम्स साइटोप्लाज्म में आ गए। उसके बाद मेटाफेज में क्या होता है? ये क्रोमोसोम्स सारे अलाइन होते हैं सेंटर में, इस सेल के सेंटर में। नाउ दिस इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल प्लेट। इसको आप क्या बोलोगे? इक्वेटोरियल प्लेट। व्हाट इज इक्वेटोरियल प्लेट? इक्वेटोरियल प्लेट वो अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स है जहां पे यहां से लेके यहां तक इक्वल डिस्टेंस में क्रोमोसोम्स अलाइन होंगे, यानी इस वाले रीजन से इस वाले रीजन तक इक्वल डिस्टेंस है। इसको आप क्या बोलोगे? इक्वेटोरियल प्लेट। समटाइम्स आल्सो कॉल्ड एज मेटाफेजिक प्लेट। इसी को क्या बोलते हैं? मेटाफेजिक प्लेट। तो जो ही आपने देखा कि क्रोमोसोम्स अरेंज हो गए हैं इक्वी डिस्टेंस पे,
इक्वेटोरियल प्लेट में तो हमको पता चलती है कि ये कौन सी स्टेज है. So the characteristic feature of metaphase is that chromosomes are aligned on equatorial plate. Clear? इसी पे फिर हम stages, जब हम माइटोसिस देखेंगे लैब में तो वहां पे हम stages देखेंगे उधर. तो अगर आपको दिख रहा है कि सेंटर में अरेंज्ड है तो कौन सी फेज है? मेटाफेज. क्लियर? चलो, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेटाफेज कि क्रोमोसोम्स कहां पे होते हैं? इक्वेटोरियल प्लेट में, सेंटर में अलाइन हो गए होते हैं. नाउ ये जो अलाइन होने वाली प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ अलाइनिंग क्रोमोसोम्स ऑन इक्वेटोरियल प्लेट, इसको आप बोलते हो कॉन्ग्रेशन. इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रेशन. तो सिंपली पुट, मेटाफेज में क्या होता है? कॉन्ग्रेशन होता है. व्हाट इज कॉन्ग्रेशन? इट इज द अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स. सो इट इज द प्रोसेस ऑफ अलाइन with it is the process of alignment of chromosomes on equatorial plate. Nuclear envelope completely destroyed or disappeared. Chromosomes arranged on equatorial plate by the process of congregation. Am I clear? Then congregation occurs with the assembly of mitotic spindle. Congregation किसकी वजह से होता है? Congregation occurs because of assemblage of spindle fiber. Spindle fiber. Spindle fiber माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ फाइबर है. स्पिंडल फाइबर से क्या हो गया है? कॉन्ग्रेशन होती है. ठीक है. So congregation occurs with the assembly of mitotic spindle that mediates microtubule chromosome interaction. That mediates microtubule chromosome interaction. अब इस चीज को समझोगे आप बहुत ही अच्छे तरीके से. ध्यान रखो मेरी तरफ. What we are saying, मान लीजिए ये इक्वेटोरियल प्लेट पे एक क्रोमोसोम है. इसके कितने सिस्टर क्रोमेटिड्स? 2, है ना. हर एक क्रोमोसोम यहां तक आते आते इसके 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स है. फिर करना क्या है? इन 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स को सेपरेट करना है. माइटोसिस यही करेगा, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स को सेपरेट करेगा. इनको सेपरेट करने के लिए पहले इसने एनिमल सेल्स में एस्टर बनाया, ताकि अगर ये इनको खींचेगा ना अपनी तरफ, एस्टर फिक्स्ड है तो ये यहां की तरफ आएगा. यहां पे दूसरा एस्टर बन गया. ठीक है. ये दूसरा एस्टर. क्लियर? इसके बाद क्या होगा कि ये यहां से ऐसे करके माइक्रोट्यूब्यूल्स की असेंबलेज बन जाएगी. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज स्पिंडल फाइबर. यहां तक. और ये सेंट्रोमियर पे अटैच हो जाएगा. एक और इनमें गैप नहीं है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं. बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बनाएंगे? स्पिंडल फाइबर. स्पिंडल फाइबर आ कहां से रहा है? एस्टर से इन एनिमल सेल्स. तो क्या होगा फिर जब असेंबलेज हो गया इसमें सेंट्रोमियर में कनेक्ट. once it has been connected to the kinetochore of the centromere, then what will happen? यहां से एक एक करके ट्यूब्यूल को बाहर निकालेंगे. कुछ आ रहा है समझ? पहले क्या हो रहा है? बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स ने एक माला जैसा स्ट्रक्चर बना, वो अटैच हो गया kinetochore ऑफ द सेंट्रोमियर. अब यहां से एक को हटाएंगे, ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट. यहां से एक को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट. धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ये क्रोमोसोम को यहां से यहां की तरफ आता जाएगा, यहां से यहां की तरफ. ये तो करना है हमने कि इसको सेपरेट करना है. तो वही हमने बोला कि क्या कॉन्ग्रेशन मींस असेंबलेज ऑफ द स्पिंडल फाइबर. इससे क्या होगा? स्पिंडल फाइबर्स दैट मीडिएट्स माइक्रोट्यूब्यूल क्रोमोसोम इंटरेक्शन. यहां पे ये माइक्रोट्यूब्यूलर क्रोमोसोम की इंटरेक्शन को मीडिएट करता है. Am I clear? Then what will happen? Interactions. These interactions are important. This interaction are
इंपॉर्टेंट किसके लिए इंपॉर्टेंट है? फॉर सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स या फॉर मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। क्लियर है? पहले एस्टर बन गया सेंट्रोमियर से, एस्टर के बाद क्या हो गया? माइक्रोट्यूब्यूल्स धीरे धीरे करके एक माला जैसा स्ट्रक्चर बनाया और अटैच हो गया काइनेटोकोर के साथ। उसके बाद एक करके पीछे के साइड से हट जाएगा एक एक माइक्रोट्यूब्यूल, तो ये क्रोमोसोम खींच जाएगा। खींचने के बाद एक सिस्टर क्रोमेटिड एक सेल में जाएगा, दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड दूसरे पोल पे जाएगा, सेल में नहीं अभी पोल पे, यानी पेरिफेरी की तरफ। आ रहा है समझ? जैसे इसको यहाँ पे आप अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे, दिख रहा है? तो ये थे ना माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच हो गए सेंटर में, आप खींच रहा है पीछे की तरफ एक एक स्पिंडल फाइबर से एक माइक्रोट्यूब्यूल बाहर निकल रहा है, तो ये आधा क्रोमोसोम ऊपर की तरफ निकला, आधा आधा नहीं पूरा है ये, एक सिस्टर क्रोमेटिड ऊपर की तरफ एक सिस्टर क्रोमेटिड नीचे की तरफ। आया समझ? तो यहाँ पे क्या हो रहा है फेज में? इंटरेक्शन हो रही है काइनेटोकोर के साथ स्पिंडल फाइबर की। देन द सेंट्रोमियर इज सराउंडेड बाय अ डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर। ये आपको पता होगा, मैंने ये बल्कि पढ़ाया भी है। हमने बोला कि जो क्रोमोसोम है उसके सेंटर में प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होती है, इस प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर ऐसे करके एक प्रोटीन होता है, वी कॉल दैट एज काइनेटोकोर। रिमाइंड करना, मैंने पढ़ा है ये, ठीक है? काइनेटोकोर क्या होता है? इसमें आप देखोगे द सेंट्रोमियर इज सराउंडेड बाय अ डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर। द सेंट्रोमियर is surrounded by a disc shaped structure। इसको आप क्या बोलते हो? काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो स्पिंडल फाइबर है वो किस पे अटैच होता है? साइड ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। चलिए मैं एक और चीज आपको बोलता हूं, जब हमने साइटोस्केलेटन पढ़ा था तो उस टाइम पे हमें लगा इसका जो नेचर होता है वो डायनेमिक होता है, ये सेल हमेशा बनता है और assembled and disassembled continuously, बोला था मैंने। So this is always assembled and disassembled in the cell। assemblage की माइक्रोट्यूब्यूल्स की assemblage की वजह से बन गया बन गया स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाएगा, फिर डिसएसेंबल जब हो जाएगा तो ये खींचना स्टार्ट हो जाएगा क्रोमोसोम। आया समझ? क्या क्लियर है? सो ये आता है पॉइंट, which of the following is the site of attachment of the spindle fiber? क्या है? काइनेटोकोर है, सेंट्रोमियर नहीं, सेंट्रोमियर के ऊपर काइनेटोकोर। क्लियर? Now the kinetochore forms the site of attachment of the spindle fiber। Now यहाँ पे इसके रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन कैरोटाइपिंग जब आप 12th में करोगे तो तभी आपको याद रखना है। दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट कि जो क्रोमोसोम्स है दे आर विजिबल। क्रोमोसोम्स बेस्ट, अगर आपको स्टडी करने हैं किसी का क्रोमोसोम्स, तो बेस्ट कंडीशन ये है कि जब वो थिकेस्ट होंगे, सबसे मोटे होंगे, और सबसे मोटे कहां पे होते हैं क्रोमोसोम्स? इन द मेटाफेज। सो क्रोमोसोम्स आर ऑब्जर्व्ड टू बी थिकेस्ट एंड शॉर्टेस्ट एट मेटाफेज। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? थिकेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। कब होते हैं? हाई कंडेंसर होते हैं। कब? एट दिस स्टेज एट मेटाफेज। तो इसलिए इनका जो मॉर्फोलॉजी है, अगर आपको देखना है शेप कैसा होता है क्रोमोसोम नंबर 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, तो आप कौन से स्टेज में सेल को देखोगे? क्रोमोसोम नहीं होता है विजिबल हर एक स्टेज में, ये आपको पता है। नॉर्मल इंटरफेज वाली सेल में क्रोमैटिन फाइबर होता है। क्रोमोसोम कब विजिबल होता है? लेट एनाफेज में, सॉरी लेट प्रोफेज में या मेटाफेज में। लेकिन बेस्ट कब होता है उसकी मॉर्फोलॉजी स्टडी करना? मेटाफेज, क्योंकि उस टाइम पे क्रोमोसोम थिकेस्ट और शॉर्टेस्ट यानी हाईली कंडेंसर। आया समझ? तो इसलिए क्या बोलते हैं कि this is then the best stage in which we can study the morphology of chromosomes। So at this stage the morphology
of chromosomes can be best studied. Clear? Now, last एक सेंटेंस है इसमें, उसके बाद we will wind up. Now, अब आपको याद रखना जो मेटाफेजिक क्रोमोसोम्स है, these are made up of two sister chromatids which are held together by centromere, and chromosomal fibers have polarity. ये आपको याद रखना है, chromosomal fibers have polarity. Chromosomal fibers have polarity. इसमें क्या होता है? पोलैरिटी होता है, मतलब इसका एक पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव एंड है. इसका पॉजिटिव एंड एट इक्वेटर, पॉजिटिव एंड कहां पे? इक्वेटर पे. एंड इसका नेगेटिव एंड कहां पे होगा? टुवर्ड्स पोल्स. तो याद रखना है कि जो क्रोमोसोम होगा मेटाफेज से, हाउ विल यू नो दैट दिस क्रोमोसोम इज प्रेजेंटली एट मेटाफेज? सिंपली कि मेटाफेजिक जो क्रोमोसोम होता है उसमें दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं जिनको कौन होल्ड करके रखा है? सेंट्रोमेयर. सो अगर ऐसी स्टेज दिख रहे हो तो दिस इज मेटाफेजिक क्रोमोसोम. एंड यही मेटाफेजिक क्रोमोसोम होता है बेस्ट किसके लिए? मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम को स्टडी करने के लिए. रहा याद? चले तो बाकी हम देखेंगे इसके बाद.